कल्पना कीजिए एक ऐसा द्वीप जहां पिछले 30 से 60 हजार सालों से एक आदिवासी समुदाय रहता है, जहां इंसानों ने कभी बड़े पैमाने पर जंगल काटे नहीं, जहां समुद्री कछुए अंडा देते हैं, जहां एक ऐसा पक्षी रहता है जो पूरी दुनिया में सिर्फ इसी जगह पाया जाता है। आप कल्पना कीजिए उस द्वीप पर 80 से 90 हजार करोड़ रुपए का एक मेगा प्रोजेक्ट आए और सरकार कहे यह सब राष्ट्रीय हित है। यह कल्पना नहीं है, यह ग्रेट निकोबार द्वीप की सच्चाई है। और 16 फरवरी 2026 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। जोहार साथियों, मैं मुकेश विरुआ आपका इस चैनल में मैं स्वागत करता हूं। तो ग्रेट निकोबार भारत का सबसे दक्षिणी द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा। यह द्वीप श्रीलंका से महज 90 किलोमीटर दूर है और मलक्का जलडमरू मध्य के बेहद करीब, वही रास्ता जिससे दुनिया का 40% व्यापार गुजरता है। रणनीतिक नज़रिए से यह द्वीप भारत के लिए सोने की खान जैसा है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह द्वीप जैव विविधता का अनमोल खजाना है। यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। भूकंप और सुनामी संभावित क्षेत्र है। 2004 की सुनामी इसी इलाके से उठी थी और यहाँ रहते हैं शोम्पेन और निकोबारी आदिवासी, जो लगभग 60 हजार वर्षों से इस इलाकों में रह रहे हैं। उन्हीं का जीन्स भारत में सबसे पुराना माना जाता है, यही वो आदिवासी है। शोम्पेन आदिवासी समुदायों को पीबीटीजी यानी पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप माना जाता है। इनकी आबादी मात्र 200 से 300 के करीब मानी जाती है। मानी इसलिए जाती है कि उनकी संख्या का भौतिक सत्यापन आज तक नहीं हो पाया है, सिर्फ अनुमान के आधार पर और दूर से की गई गणनाओं पर आधारित है। यह लोग बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं रखते। कुछ अनुमानों में 92 हजार करोड़ तो पेपर के मुताबिक 81 हजार करोड़ का यह मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 4 हिस्सों में बटा है। इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल यानी कि गलाथिया बे में एक गहरे पानी का बंदरगाह। सरकार इसे भारत का सिंगापुर बनाना चाहती है। दुनिया के व्यस्तम शिपिंग रूट पर भारत का अपना हब। दूसरा, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक पूरी तरह नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नाम में सिर्फ ग्रीनफील्ड लगा है, काम तो ग्रीनरी समाप्त करने का ही होगा, और है भी। तीसरा है टाउनशिप, मुख्य भूमि से लाखों लोगों को यहाँ बसाने की योजना है। 2052 तक 3.5 लाख लोग यहाँ बसेंगे। खासकर हाई प्रोफाइल लोगों का हॉलिडे डेस्टिनेशन बनाने की यहाँ योजना आप कह सकते हैं। और शोम्पेन और निकोबारी आदिवासियों को चिड़ियाघर के जानवरों की तरह देखने लोग आएंगे। पांचवा है 450 मेगावाट का पावर प्लांट, गैस और सोलर आधारित बिजली संयंत्र होगा। यह सब कुल मिलाकर 166 वर्ग किलोमीटर यानी द्वीप के लगभग 18% हिस्से पर होगा। 30 साल की समय अवधि 3 चरणों में, और इसके लिए चाहिए करीब 10 लाख पेड़ों की कटाई। एनजीटी का फैसला क्या है आप सुनिए। 16 फरवरी 2026 को एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अगुवाई में 6 सदस्यीय बेंच ने कहा, हमें इस प्रोजेक्ट में दखल देने का कोई ठोस आधार नहीं मिलता। एनजीटी का तर्क था कि प्रोजेक्ट की रणनीतिक अहमियत को नकारा नहीं जा सकता। दूसरा कि इन्वायरमेंट क्लियरेंस में पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं। तीसरा कि 2023 में बनाई हाई पावर्ड कमेटी ने समीक्षा की और उसने ग्रीन सिग्नल दिया। यह वही हाई पावर्ड कमेटी है जो अक्सर देश के कानूनों को बाईपास करके देश के संसाधन पूंजीपतियों को थमा दिए जाते हैं। मैंने अपने चैनल में कई वीडियो जो खनन, जंगल काटने और विस्थापन से संबंधित बनाए हैं, जो इस पर हाई पावर कमेटी के कर्मों को उजागर करता है। फिर एनजीटी का तर्क रहा कि ICRZ यानी कि आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जोन का कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है, लेकिन इस बीच एनजीटी ने शर्तें भी लगाई कि मूंगा चट्टानों और समुद्री कछुओं की सुरक्षा करनी होगी। दूसरा कि शोम्पेन और निकोबारी आदिवासियों के कल्याण के लिए अलग फंड देना होगा। तीसरा कि 3 स्वतंत्र मॉनिटरिंग समितियां बनाई जाए। चौथा कि 30 साल का संरक्षण कार्यक्रम तैयार किया जाए। तो जो आदिवासी कभी पैसा नहीं देखे उसके लिए अलग फंड का क्या मतलब है। जो बाहरी दुनिया से कटे हुए आदिवासी हैं उनके लिए मॉनिटरिंग कमेटी क्या काम करेगा।
जिन्हें वे जानते समझते ही नहीं, उसके लिए क्या कमेटी। आप समझ सकते हैं कि किस तरह कंप्रोमाइज़ किया जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या शर्तें लगाना सुरक्षा की गारंटी है? अब इसमें कितना पर्यावरणीय नुकसान हो रहा है, हालांकि मैंने पहले वाले वीडियो सब में भी इसकी जानकारी दी है, लेकिन आपको विस्तार से, चूँकि अभी ये ग्रीन सिग्नल हो गया तो अब काम होगा तो क्या क्या नुकसान होगा ये आपको समझ में आनी ज़रूरी है। आदिवासियों के इलाकों को इसी तरह बर्बाद किया जाता है, इसके लिए मैं ये पूरा जानकारी अभी दे रहा हूँ। क्या लेदरबैक टर्टल का अंत होगा? गलाथिया बे, जहाँ बंदरगाह बनना है, वह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण लेदरबैक सी टर्टल घोंसला स्थलों में से एक है। लेदरबैक टर्टल दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ है। पहले ही यह क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में है। इसकी संख्या गिनी चुनी रह गई है। बंदरगाह निर्माण का मतलब है इनके अंडे देने वालों की जगहों का स्थायी विनाश। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है निकोबार मेगापोड, एक अनोखा पक्षी। यह तो विलुप्ति के कगार पर है। निकोबार मेगापोड यह केवल निकोबार द्वीपों पर पाया जाता है, पूरी पृथ्वी पर और कहीं नहीं है। यह पक्षी ज़मीन पर अंडे देता है, वही ज़मीन जिस पर निर्माण होना है। इसका नाम इसी की शर्तों में है, लेकिन क्या कागज़ पर लिखी शर्तें एक उजड़े जंगल को वापस ला सकती है? तीसरे टाइप के स्पेसीज़ हैं सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, निकोबार मकाई और रोबर क्रैब। मतलब यहाँ एक ऐसी प्रजातियाँ भी है जो सिर्फ इसी इलाके में मिलती है। निकोबार मैकी ये बंदर की एक प्रजाति है। रोबर क्रैब दुनिया का सबसे बड़ा भूमि पर रहने वाला एर्थ्रोपोड। कुछ ऐसी प्रवाल भित्तियाँ भी है, मतलब समुद्र के जिसको फेफड़े बोलते हैं। ग्रेट निकोबार के आसपास के कोरल रीफ जैव विविधता के लिहाज से अमूल्य हैं। बंदरगाह के निर्माण से समुद्र में गंदगी, तेल रिसाव और भारी जहाज़ों की आवाजाही से इन्हें भारी नुकसान होगा। कोरल ट्रांसलोकेशन यानी मूंगे को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की बात इसी में है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं कि यह प्रयोगशाला की बात है। असल ज़िंदगी में इसकी सफलता दर बेहद कम है। और पांचवा है यहाँ जो वर्षावन है उसका भी विनाश होगा। एक तो 10 लाख पेड़ कटेंगे। यह संख्या सुनने में एक आंकड़ा लगती है, लेकिन यह उष्णकटिबंधीय वर्षावन का एक बड़ा हिस्सा है जिसे उगने में सैकड़ों साल लगे। जंगल कटने से कार्बन उत्सर्जन, जल स्रोतों का नष्ट होना, भूस्खलन का खतरा, यह सब भी साथ आएगा। छठवां है भूकंप और सुनामी का खतरा। 2004 की विनाशकारी सुनामी इसी इलाके के समुद्री भूकंप से आई थी। यह पूरा क्षेत्र सिस्मिकली एक्टिव जोन है। इतने विशाल निर्माण को सुनामी से बचाना एक इंजीनियरिंग चुनौती है जिसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। होगा भी नहीं, वह मैं अभी भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक अगला सुनामी आएगा तब तक सत्ता में बैठे हुए लोग मुनाफा कमाकर निपट चुके होंगे। आदिवासियों के लिए आत्मघाती ये पूरा प्रोजेक्ट है। और जब वह हिस्सा जो सबसे दिल दहलाने वाला है, शोम्पेन आदिवासी 60,000 साल की विरासत का क्या होगा? शोम्पेन जो आदिवासी हैं ये वे लोग हैं जो 60,000 से अधिक वर्षों से ग्रेट निकोबार के जंगलों में रह रहे हैं। ये वही लोग हैं जो होमोसेपियंस की प्रजाति यहाँ आए थे उसके सबसे निकटतम वंशज हैं ये। इनकी आबादी मात्र 200-300 के आसपास मानी गई है। पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप यानी कि PBTG के तहत इनकी गिनती होती है। ये लोग जानबूझकर बाहरी दुनिया से अलग रहते हैं। यह उनकी संस्कृति है, उनकी सुरक्षा की रणनीति है। अब इस द्वीप पर 30 साल में 3.5 लाख लोग बसाए जाएंगे। क्या होगा शोम्पेन का? साथ ही निकोबारी आदिवासी भी हैं। तो पहला तो है कि यहाँ बीमारियाँ सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा है। इतिहास गवाह है जब अलग थलग रहने वाले आदिवासी समुदायों का बाहरी दुनिया से अचानक संपर्क होता है तो वे साधारण बीमारियों से मर जाते हैं, जैसे सर्दी जुकाम, फ्लू, खसरा। जो बीमारियां हमें कुछ नहीं करती उनके लिए जानलेवा हो सकती है, क्योंकि उनकी प्रतिरोधक क्षमता उन रोगाणुओं के खिलाफ विकसित नहीं हुई है। अमेज़न के आदिवासी, अंडमान के झरवा यह सब झेल चुके हैं। 3.5 लाख लोग इस द्वीप पर आएंगे। निर्माण मजदूर, इंजीनियर, व्यापारी, हर कोई नई बीमारियां साथ लाएगा। यह महामारी नहीं, यह नरसंहार हो सकता है। दूसरा है ज़मीन का छीनना, जो उनका जीवन का आधार है, वही ख़त्म हो जाएगा। शोम्पेन के लिए जंगल सिर्फ रहने की जगह नहीं, वह उनका भोजन है, उनकी दवाई है, उनकी पहचान है।
लगभग 130 वर्ग किलोमीटर वन भूमि जहां वे आदिवासी रहते हैं प्रोजेक्ट के लिए ली जाएगी। जब जंगल कट जाएगा, जब भारी मशीनरी आएगी, जब हजारों मजदूर पहुंचेंगे तो शोम्पेन और निकोबारी कहाँ जाएंगे? उनका शिकार, उनका भोजन ये कहाँ से आएगा? तीसरा है कि उनका संस्कृति का विनाश सामने है। 60,000 साल की भाषा, ज्ञान, परंपरा का खात्मा होगा। शोम्पेन की भाषा, उनकी जड़ी बूटियों का ज्ञान, उनके शिकार के तरीके, उनके आध्यात्मिक स्थल, यह सब उनके जंगल से जुड़े हैं। जंगल गया तो संस्कृति गई, संस्कृति गई तो समुदाय गया। इसे इथेनोसाइड कहते हैं, किसी जाति को शारीरिक रूप से नहीं सांस्कृतिक रूप से मिटाना। चौथा है फ्री, प्रियर एंड इन्फॉर्म कंसेंट। क्या पूछा गया इनसे? फ्री, प्रियर और इन्फॉर्म कंसेंट यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का सिद्धांत है। आदिवासियों की ज़मीन पर कुछ करने से पहले उनकी सहमति लेना जरूरी है। एक ऐसे समुदाय से जो बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं रखता, उनकी सहमति कैसे ली, क्या ली? यह सवाल एनजीटी के सामने उठाया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं था। पांचवा है निकोबारी समुदायों के लिए। यह थोड़ा खुला लेकिन उतने ही खतरे में है। ये मुख्य धारा के लोगों के साथ ये लोग घुल मिल रहे हैं। निकोबारी समुदाय थोड़ा ज़्यादा बाहरी दुनिया से जुड़ा है, लेकिन उनकी समस्याएं भी कम नहीं हैं। उनकी परंपरागत मछली पकड़ने की जगहें बंदरगाह से नष्ट होंगी। उनकी ज़मीन पर 3.5 लाख बाहरी लोग बस जाएंगे और वे अल्पसंख्यक हो जाएंगे और अपनी ही ज़मीन पर। यह डेमोग्राफिक इन्वेजन है, यानी कि जनसांख्यिकी आक्रमण है। वही हालत हमारे झारखंड जैसे राज्यों की भी है। बाहरी लोग इतने आ गए कि आदिवासी ही 27% में आ गए। 2025 में 70 से अधिक विद्वानों, पूर्व नौकरशाहों, पर्यावरणविदों और वकीलों ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को खुला पत्र लिखा था। उनके मुख्य आरोप थे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में सिर्फ 1 सीजन का डेटा लिया गया, जबकि 3 सीजन जरूरी थे। गलाथिया बे में बंदरगाह बनाना लेदरबैक टर्टल के अस्तित्व पर सीधा प्रहार है। तीसरा था कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को नज़रअंदाज किया गया। चौथा कि शोम्पेन की सहमति नहीं ली गई। मशहूर पर्यावरण विशेषज्ञ और कल्पवृक्ष के आशीष कोठारी, जिन्होंने एनजीटी में याचिका दायर की, का कहना है कि यह फैसला कानूनी नहीं राजनीतिक है। और जानकारी यह भी है कि एनजीटी की मंजूरी के बावजूद कलकत्ता हाई कोर्ट में फॉरेस्ट क्लियरेंस को चुनौती अभी भी जारी है। मार्च 2026 में सुनवाई होनी है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि भारत को विकास नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि क्या बंदरगाह सिर्फ ग्रेट निकोबार में ही बन सकता था? क्या 10 लाख पेड़ काटना जरूरी था? क्या गलथिया बे ही एकमात्र विकल्प था जहां लेदरबैक टर्टल अंडे देते हैं? क्या शोम्पेन को उनके जंगल से बेदखल किए बिना यह संभव नहीं था? जब हम कहते हैं कि राष्ट्रीय हित, तो उस राष्ट्र में वे 200 शोम्पेन भी शामिल हैं। उन कछुओं की सुरक्षा भी हमारी जिम्मेवारी है। वह पेड़ भी हमारी विरासत है। विकास की परिभाषा क्या है? जो किसी को मिटाकर किसी और का उत्थान करे। ग्रेट निकोबार का फैसला हो गया, एनजीटी ने हरी झंडी दे दी, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी, कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई होगी, और सबसे बड़ी अदालत जनमत की अदालत में भी यह मामला आएगा। आप क्या सोचते हैं? क्या 81 या 92,000 करोड़ का यह प्रोजेक्ट 60,000 साल पुरानी शोम्पेन की सभ्यता की कीमत पर बनना चाहिए? कमेंट में आप ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो ज़रूरी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। यह ज़मीनी जंग है और जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि ऐसी खबरें मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलती है। सबों को धन्यवाद। जोहार।